हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारतीय नदी तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी जो है उसका जो निर्माण होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों के संगम या मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो जो गंगोत्री हिमनद है, तो गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो निकलने के बाद इसे कुछ दूरी पर एक डैम का निर्माण किया गया है। फिर कुछ दूर चलने के बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है भिलांगना नदी। तो भिलांगना नदी भागीरथी नदी में आकर मिलती है। फिर कुछ किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद भागीरथी नदी पर एक डैम का निर्माण किया गया है। तो भागीरथी नदी पर एक डैम का निर्माण किया गया है जिसे टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया भागीरथी नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। अलकनंदा जो नदी है ये सतोपत हिमनद से निकलती है। सतोपत हिमनद से निकलती है। सतोपत हिमनद से निकलने के बाद जब ये प्रवाहित होती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो इससे एक प्रयाग का निर्माण होता है, तो उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। फिर आगे प्रवाहित होती है जब ये अलकनंदा नदी, तो इसमें एक अन्य नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडर नदी। ये क्या है? पिंडर नदी। पिंडर नदी जब गंगा नदी में आकर मिलती है तो उससे उसके संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। पिंडर नदी और ये अलकनंदा नदी के संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। फिर जब अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब इसमें आकर मिलती है तो इससे जो प्रयाग का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहा जाता है। फिर अलकनंदा प्रवाहित होती है जब इससे आगे तो इसमें भागीरथी नदी आकर मिलती है। अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी जब मिलती हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रयाग का निर्माण होता है जिसे देवप्रयाग कहा जाता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो प्रयाग निर्मित होता है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आगे जब ये प्रवाहित होती है गंगा नदी के नाम से तो इसमें एक नदी आकर मिलती है नायर नदी। नायर नदी। तो नायर नदी ऋषिकेश से पहले गंगा नदी में आकर मिलती है। ऋषिकेश के बाद जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें सांग नदी जो है, सांग नदी आकर इसमें दाहिने तट से आकर इसमें मिलती है। तो सांग नदी मिलने के बाद जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है तो ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से ही गंगा नदी जो है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से ही गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यहाँ हरिद्वार से कुछ दूर आगे चलने पर एक बांध का निर्माण किया गया है। एक गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे भीमगौड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। तो भीमगौड़ा बांध बनाया गया है। उसके दाहिने तट से एक नहर निकाली गई है। भीमगौड़ा बांध के दाहिने तट से एक नहर निकाली गई है जिसे
ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। फिर जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है तो जब ये बिजनौर के पास प्रवेश करती है तो बिजनौर जो शहर है उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है बिजनौर शहर से प्रवेश होती है, यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर में प्रवेश करने के बाद बिजनौर से ही यहाँ पर एक अन्य नदी नहर निकाली जाती है जिसे कहा जाता है मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर बिजनौर शहर से एक नहर निकाली जाती है। फिर जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है तो नरौरा नामक स्थान पर पुनः एक नहर निकाली जाती है जिसे निचली गंगा नहर कहा जाता है। तो निचली गंगा नहर जो है ये दाएं तट से निकाली जाती है, इसे कहा जाता है नरौरा। नरौरा के निकट से लोअर गंगा नहर निकाली जाती है, निचली गंगा नहर। फिर ये जब ये प्रवाहित होते हुए कन्नौज के पास पहुंचती है गंगा नदी तो इसमें कन्नौज से पहले बाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है रामगंगा। एक नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है रामगंगा नदी, कन्नौज के निकट इसमें आकर मिलती है। फिर गंगा नदी प्रवाहित होते हुए कानपुर में पहुंचती है। कानपुर के बाद महत्वपूर्ण शहर जो है उसमें फतेहपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। फतेहपुर होते हुए फतेहपुर जिला से प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद में पहुंचती है। इलाहाबाद यहाँ पर यमुना नदी इसमें आकर मिलती है। तो यमुना नदी जब यहाँ इसमें आकर मिलती है तो इसे कहा जाता है प्रयागराज। प्रयागराज का यहाँ पर निर्माण होता है 2025 में। यहाँ 144 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ का भी आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी यमुना के जल को लेकर आगे प्रवाहित होती है तो ये वाराणसी शहर में पहुंचती है। तो वाराणसी से पूर्व में इसमें एक नदी आकर मिलती है बाएं तट से आकर, जिसे कहा जाता है गोमती नदी। तो गोमती जो नदी है ये मुख्यतः गोमटताल या फुलहर झील से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में कैथी के निकट वाराणसी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिलने के बाद गंगा नदी प्रवाहित होते हुए जब छपरा के निकट पहुंचती है तो छपरा के निकट इसमें बाएं तट से आकर एक नदी मिलती है जिसे कहा जाता है घाघरा नदी। तो घाघरा जो नदी है गंगा नदी में छपरा के निकट जाकर मिलती है। फिर इसी प्रकार से पटना में दानापुर के पास, पटना में एक जगह पड़ती है दानापुर। दानापुर के पास छोटा नागपुर से प्रवाहित होते हुए एक नदी आती है जिसे कहा जाता है सोन नदी। तो सोन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दानापुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद गंगा नदी जो है इसमें पटना के निकट इसमें गंडक नदी आकर मिलती है। बाएं तट से आकर इसमें गंडक नदी जो है, गंडक नदी पटना के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो भागलपुर से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, उसे पुनपुन नदी कहा जाता है। तो पुनपुन नदी जो है ये क्या है, दाएं तट से आकर मिलने वाली गंगा में एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर भागलपुर के पूर्व में कुर्सेला के निकट जगह पड़ती है कुर्सेला। तो कुर्सेला के निकट कोसी नदी जो है इसमें आकर मिलती है। तो कोसी जो नदी है बाएं तट से आकर मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। तो जिसे कोसी नदी को
बिहार का शोक भी कहा जाता है मार्ग परिवर्तन के कारण। फिर आगे जब गंगा नदी फरक्का के निकट पहुंचती है तो फरक्का के निकट पहुंचने के बाद गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो गंगा नदी दो भागों में विभक्त होने के बाद जो इसकी पहली शाखा है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे कहा जाता है पद्मा के नाम से, और जो भारत में प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है हुगली नदी। तो हुगली जो नदी है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कोलकाता शहर में प्रवाहित होती है। कोलकाता शहर से प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है हुगली जो नदी है। तो इसमें सागर में मिलने से पहले इसमें एक महत्वपूर्ण नदी जो है दामोदर नदी इसमें आकर मिलती है। दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो इसकी महत्वपूर्ण जो शाखा है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो पद्मा नदी में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है इसमें आकर मिलती है। तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा में जब आकर मेघना नदी मिलती है तो इसको कहा जाता है मेघना। मेघना के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, साथ ही साथ ये एक सक्रिय डेल्टा भी है जो अभी भी लगातार इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसके कारण इस डेल्टा का निर्माण सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। तो ये हम लोगों ने देखा गंगा नदी तंत्र का ड्राफ्टिंग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की है, चार्ट के माध्यम से गंगा नदी तंत्र को समझने की कोशिश की है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।